हेलो, नमस्कार, आदाब व सलाम। मैं हूं असद मिर्ज़ा, हाज़िर हूं आपके पसंदीदा प्रोग्राम विश्व दर्पण के साथ। आज के विश्व दर्पण में हम बात करेंगे भारत और अमेरिका के उच्च अधिकारियों के दरमियान होने वाली कुछ खुफिया मुलाकातों की, जिसके ज़रिए अमेरिका ये चाह रहा है कि भारत उससे ज़्यादा हथियारों की सप्लाई शुरू कर दे और साथ ही साथ दोनों देशों के दरमियान जो बायलैटरल ट्रेड या बाहमी ट्रेड है उसमें इजाफा करे। लेकिन उस खबर पर आने से पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे फ़ौरन सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही हमारे वीडियोस यूट्यूब और फेसबुक पर अपलोड हों वो फ़ौरन आपके इनबॉक्स तक पहुंच सकें। तो आइए अब बात करते हैं भारत और अमेरिका की। CNN की एक खबर के मुताबिक, जो कि उसने मंगल यानी 20 सितंबर को शाया की थी, उसके मुताबिक भारत और अमेरिका के उच्च अधिकारियों की, जिसमें कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या विदेश मंत्रालय और डिफेंस मिनिस्ट्री के लोग या उच्च अधिकारी शामिल हैं, दोनों मुल्कों के यानी कि अमेरिका और भारत के, उनकी कुछ डीप मीटिंग्स, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है CNN ने। यानी कि इसका मतलब है कि डीप यानी कि गहराई नहीं, बल्कि कुछ खुफिया मीटिंग्स जिनकी इत्तला अभी तक किसी को नहीं है। लेकिन US स्टेट डिपार्टमेंट के एक अधिकारी ने CNN को अपनी एक बातचीत में बताया कि ये मुलाकातें पिछले महीने और इस महीने भी हुई हैं और इनका असल मकसद ये है कि किसी तरीके से भारत को इस बात के ऊपर आमादा किया जा सके कि वो अब रूस के बजाय अमेरिका से अपने ज़्यादा हथियार खरीदे। अभी तक सन 1940 के बाद से हिंदुस्तानी फ़ौज के आर्म्स एंड आर्मामेंट्स की जो बड़ी तादाद की सप्लाई है वो रूस से आ रही थी, क्योंकि अमेरिका हमेशा किसी न किसी इशू के ऊपर हिंदुस्तान को आर्म्स एंड आर्मामेंट से हथियार बेचने के मामले पर पाबंदियां लगाता चला आया है। लेकिन गुज़िश्ता 5 साल के अरसे में हम कहें तो अमेरिका के इस रुख में कुछ बदलाव या तब्दीली के आसार नुमाया नज़र आए हैं। और जब से रूस यूक्रेन जंग जारी हुई है, तब से भारतीय विदेश नीति ने एक ऐसा स्टैंड लिया है जिसको कि हम सेंट्रल स्टैंड या नॉन अलाइंड स्टैंड कह सकते हैं। उसके मुताबिक उसने अभी तक रूस के यूक्रेन पर हमले की निंदा नहीं की है और साथ ही साथ उसने अभी तक UN जनरल असेंबली में भी किसी ऐसे रिजोल्यूशन की हिमायत नहीं की है जो कि रूस के खिलाफ जाता हो। लेकिन उसके साथ ही साथ रूस से निर्यात करने वाले तेल, कोयले और फर्टिलाइज़र में भारत के ट्रेड में काफ़ी इजाफा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद अभी भी अमेरिका और भारत के दरमियान जो बायलैटरल या दो तरफा तिजारत या ट्रेड है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है और ये इस वक्त 118 खरब डॉलर के करीब पहुंच चुकी है, जबकि रूस और भारत के दरमियान बायलैटरल ट्रेड या दो तरफा तिजारत जो है वो अभी सिर्फ 80 खरब डॉलर तक ही पहुंची है। लेकिन इसके बावजूद हिंदुस्तानी मिलिट्री जिस तरीके से रूसी हथियारों पर डिपेंड करती है, अमेरिका चाहता है कि किसी तरीके से वो चीज़ ख़त्म हो जाए और अमेरिका हिंदुस्तान को एक बड़ा आर्म्स सप्लायर बनकर सामने आए। लेकिन भारत का ये कहना है कि जिस तरीके से अमेरिका अपने मुख्तलिफ मुआहदों, एग्रीमेंट्स और कोशिशों के ज़रिए हिंदुस्तान को अपने खेमे में लाने की कोशिश कर रहा है, उसमें वो नाकाम हो सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान क्वाड, जैसा कि हमने आपको अपने पहले के प्रोग्राम्स में भी बताया, का मेंबर है, जिसमें कि 4 कंट्रीज शामिल हैं। लेकिन उस क्वाड एग्रीमेंट में भी किसी तरीके से, जो कि क्वाड शुरू किया गया था तो उसे एशियन नाटो कहा जा रहा था, लेकिन उसमें भी भारत या किसी दूसरे मुल्क को अमेरिका की तरफ से फ्री में हथियार नहीं दिए जाने थे, बल्कि क्वाड एग्रीमेंट के तहत अगर कोई तीसरा मुल्क इन 4 मुल्कों के ऊपर हमला करता है तो अमेरिका उसे हथियारों की सप्लाई आसान शर्तों पर करेगा। यानी कि जिस तरीके से अभी तक अमेरिका भारत को हथियारों की सप्लाई के मामले पर बहुत एहतियात से काम ले रहा था, उसमें एक तरफ तो ये नज़र आ रहा है कि शायद कुछ कमी आने की संभावना है और साथ ही साथ अमेरिका ये भी चाहता है कि हथियारों के अलावा दोनों देशों के दरमियान जो बायलैटरल ट्रेड है उसमें भी इजाफा हो। साथ ही साथ हम आपको यहाँ ये भी बता दें कि इस समय न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली का इजलास चल रहा है।
यानी कि अक़वाम मुत्तहिदा या संयुक्त राष्ट्र के जनरल असेंबली का इजलास चल रहा है और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इसमें भाग लेने के लिए 18 सितंबर को न्यूयॉर्क पहुंचे थे। 18 से 24 सितंबर तक वो न्यूयॉर्क में रहेंगे और तकरीबन 50 से भी ज़्यादा मुल्कों के रिप्रेजेंटेटिव्स या वहाँ के प्रधानमंत्रियों या प्रेसिडेंट्स के साथ मुलाकातें करेंगे और बायलेटरल के अलावा मल्टीलेटरल यानी एक से ज़्यादा मुल्कों के साथ और उससे भी ज़्यादा 10 से ज़्यादा मुल्कों के साथ बाहमी बातचीत भारत का नुक्ता नज़र उनके सामने रखेंगे और साथ ही साथ उन मुल्कों के साथ बाहमी या बायलेटरल ताल्लुकात को इजाफा देने के लिए मुख्तलिफ कोशिशें करेंगे। हम आपको यहाँ पे ये भी बता दें कि अभी हिंदुस्तान यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है, लेकिन ये मेंबरशिप इस साल दिसंबर के आखिर में ख़त्म हो जाएगी। लेकिन उसी महीने यानी दिसंबर 2022 में हिंदुस्तान यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट भी हो जाएगा। अभी तक भारतीय वज़ारत ख़ारजा या विदेश मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि जिस तरीके से हमने प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीतियों का पालन किया है, उससे पूरे आलमी सतह पर या वैश्विक सतह के ऊपर भारत की छवि में या भारत की इमेज में एक पॉजिटिव इंक्रीज या पॉजिटिव इम्पैक्ट नज़र आया है। और भारत की यही कोशिश रहेगी कि दिसंबर में जब वो यूएनएससी का प्रेसिडेंट बने तो कोई ऐसा एग्रीमेंट करा कर जाए जिससे कि भारत का नाम आलमी सतह के ऊपर डिप्लोमेटिक सर्कल्स में आने वाले वक्तों में भी लिया जा सके। इसकी एक ताज़ा मिसाल अभी हम आपको पिछले हफ्ते होने वाले शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के समिट के बारे में बताते हैं। जैसा कि हमने आपको अपने पहले के प्रोग्राम में ही बताया कि वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी और रूस के प्रेसिडेंट या सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने प्रेसिडेंट पुतिन से साफ लफ्ज़ों में कहा कि ये वक्त जंग का नहीं है, इस चीज़ को या प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान को इंटरनेशनल या आलमी या वैश्विक सतह के डिप्लोमेटिक या सिफारती हलकों में बहुत अहमियत दी जा रही है। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि इससे भारत का इस जंग के ऊपर स्टैंड भी कुछ बदलता हुआ नज़र आ रहा है। उसके अलावा यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने भी कहा है कि जिस तरीके से भारत ने सदर पुतिन को ये समझाने की कोशिश की है कि ये मौजूदा वक्त लड़ाई के लिए उपयुक्त नहीं है, उससे साफ जाहिर है कि आलमी सतह के ऊपर या वैश्विक सतह के ऊपर हिंदुस्तान की आवाज़ की एक वैल्यू है और उसके ज़रिए वो इंटरनेशनल लीडर्स को जो पैगाम देता है उसको काफ़ी अहमियत दी जाती है और काफ़ी संजीदगी से सुना जाता है। यानी कि भारत ने जिस तरीके से प्रेसिडेंट पुतिन से ये बात कही है उससे उम्मीद जाहिर हो सकती है कि शायद प्रेसिडेंट पुतिन रूस यूक्रेन जंग पर अपना मौक़िफ़ या अपना स्टैंड बदलने की कोशिश करें। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर यह खबर भी आ रही है कि बुध यानी 21 सितंबर को प्रेसिडेंट पुतिन ने रूस के मोबिलाइजेशन की बात कही है और उसके बाद से रूस से 16 से 35 साल की उम्र के दरमियान के लोगों की भागने की खबरें लगातार मीडिया में आ रही हैं। इस मोबिलाइजेशन का मतलब ये है कि प्रेसिडेंट पुतिन ने रिजर्व में रखे गए फौजियों या लड़ाई के लायक हर एडल्ट आदमी को फौजी कार्रवाइयों में शामिल होने के लिए कहा है। यानी कि एक तरीके से रूस की फौज यूक्रेन के खिलाफ मुतहर्रिक हो चुकी है या लामबंद हो चुकी है और पूरा मुल्क जो है अब एक जंगी सतह के ऊपर यूक्रेन के खिलाफ इस लड़ाई में शामिल है। अभी रूसी अवाम सदर पुतिन के इस ऐलान को किस तरीके से ले रहे हैं इसके बारे में ज़्यादा जानकारियां नहीं आ रही हैं, सिवाय इसके कि 16 से 35 साल की उम्र के दरमियान के लोगों ने रूस छोड़कर भागने की कोशिशें तेज़ कर दी हैं क्योंकि वो ये नहीं चाहते हैं कि वो इस जंग का हिस्सा बने। लेकिन साथ ही साथ जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के बयान की पूरे वैश्विक सतह के ऊपर सराहना की जा रही है, उससे यही उम्मीद है कि जब आइंदा दिसंबर में भारत यूएनएससी का प्रेसिडेंट बनेगा उस वक्त तक हो सकता है कि भारत इस मामले के ऊपर कुछ नया कर पाने में कामयाब हो सके और उसकी मिसाल आने वाले वक्तों में भी दी जा सकेगी। हम इस खबर पर नज़र बनाए रखे हुए हैं और आपको इससे जुड़ी हुई हर खबर के बारे में तफसील से आगाह कराते रहेंगे। कमेंट बॉक्स के ज़रिए हमें अपनी राय से आगाह कराते रहें और अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, जय हिंद।
मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।